हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जो कि लेके आ गए हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत में कृषि क्षेत्र के सामने एक बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती की बात आ गई है। ऑप्शन ए है खेती में प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग, तो ये तो सही बात है, चुनौती की बात है नहीं, तो ये होगा नहीं। बी में है कि युवाओं में कृषि के प्रति घटती रुचि, तो बिल्कुल एक बड़ी चुनौती के रूप में है। सी में अगर बात करें तो कृषि उत्पादों की अधिक आपूर्ति। डी है कृषि वस्तुओं पर उच्च निर्यात शुल्क, तो जो सबसे बड़ी चुनौती इनमें से हो जाएगा युवाओं में कृषि के प्रति घटती रुचि। चूँकि युवा पीढ़ी की अगर बात कर रहे हैं, युवा पीढ़ी की, तो आपको पता है कि तेज़ी से युवा पीढ़ी जो है तेज़ी से शहरी क्षेत्रों या फिर अन्य क्षेत्रों में क्या कर रही है? तो नौकरियों की तलाश कर रही है, और नौकरियों की तलाश जब कर रही है तो क्या हो रहा है? कृषि से दूरी हो रहा है, तो यही हो जाएगा चुनौती। तो ये क्या हो गया? इसका कारण हो गया कि कारण क्या है कि युवा पीढ़ी है जो इसमें पिछड़ा हुआ है, इसमें रुचि कम ले रहा है। वहीं अगर और कुछ प्रमुख चुनौतियों की अगर बात आई है तो जैसे जान सकते हैं क्या चुनौती के रूप में क्या हो सकता है? मिट्टी का क्षरण। क्या हो सकता है? मिट्टी का क्षरण। जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है। और हो सकता है जलवायु परिवर्तन स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। वहीं और क्या हो सकता है मुख्य चुनौती के रूप में? तो परिवहन में बाधा, ये सब क्या है? मुख्य चुनौती के अंतर्गत आ जाते हैं। या फिर कृषि की लागत बढ़ना, ये सब सारे मुख्य चुनौती के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पे चुनौती लिख देते हैं, समझ जाइएगा कि भारत में कृषि क्षेत्र के सामने कई चुनौतियाँ हैं। खास करके अगर ऑप्शन बाय चुनना था तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया। हालांकि यह जो प्रवृत्ति है चिंताजनक है, क्योंकि इससे कृषि क्षेत्र में श्रम की कमी हो सकती है। अब सीधे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य पेड़ लगाना और बंजर भूमि को बहाल करना है? तो ऑप्शन ए है स्वच्छ भारत अभियान यानी कि स्वच्छ भारत। बी है ग्रीन इंडिया मिशन। सी है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। डी है मेक इन इंडिया पहल। तो ये है ग्रीन इंडिया मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और ऐसा ऑप्शन है खास करके ए और बी में लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते थे, तो ध्यान रखिएगा कि ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? पेड़ लगाना और बंजर भूमि को क्या करना? बहाल करना। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं और बात करें क्या प्रश्न इससे बन सकता है ग्रीन इंडिया मिशन की अगर बात करें तो ग्रीन इंडिया मिशन की जो शुरुआत हुई थी, शुरुआती वर्ष आपसे पूछ सकता है, तो शुरुआत हुई थी 2014 में। किसमें? तो 14 में। वहीं बात करें कि जो यह मिशन है ग्रीन इंडिया मिशन, वो जलवायु परिवर्तन पर, इस पर, तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य, इस तरह से लिख सकते हैं कि यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का क्या है? एक हिस्सा है, योजना का हिस्सा है ग्रीन इंडिया मिशन। तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा? अगर उद्देश्य पूछ दे तो, और यकीन मानिए सेंटेंस के रूप में इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो इसका उद्देश्य जो रहेगा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण, और क्या रहेगा? पर्यावरण क्षरण को कम करना, इसका उद्देश्य है क्षरण को कम करना।
हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन भी लिखा जाता है। ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा। तो हरित राष्ट्रीय मिशन भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन माइंड में क्रिएट नहीं करना है। सीधे बढ़ेंगे आज के तीसरे प्रश्न पे। विश्व के जूट उत्पादन में क्या पूछा जा रहा है? जूट उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत क्या है योगदान है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 30%, बी है 70%, सी है 50% या डी है 90%। तब जब बात आई है जूट उत्पादन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 70% का क्या है योगदान है। तो इसको आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है। हालांकि जब बात आती है कि भारत में जो जूट की खेती है, जूट की खेती मुख्य रूप से अगर हम बात कर लें, मुख्य रूप से तो ये देश के पूर्वी क्षेत्र तक ही सीमित है। कहाँ तक सीमित है? तो देश के पूर्वी क्षेत्र तक सीमित है। पूर्वी क्षेत्र तक क्या है? सीमित है। तो ये जानकारी आपको होनी भी चाहिए। वहीं बात करें कि अकेले ऐसा कौन सा राज्य, तो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें जूट उत्पादन में, तो 50% से अधिक अकेले उत्पादन यहाँ क्या किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जूट के उत्पादन में राज्य जो है कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, जो कि अधिक उत्पादन करता है। ठीक है। वहीं विश्व के देशों में अगर हम बात कर ले, विश्व के देशों में कि अग्रणी जूट उत्पादक देश का अगर क्रम आपसे पूछ दे, जूट उत्पादक देश, तो ध्यान रखिएगा भारत, बांग्लादेश हो गया, और कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा और थाईलैंड हो जाएगा। तो क्रम भी आपको ध्यान में रखना है, पूछ सकता है। ठीक है। वहीं बात करें कि अगर इसकी खेती की बात आई है, तो जूट की खेती के लिए न्यूनतम वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है? तो न्यूनतम वर्षा की जो आवश्यकता होती है 1000 मिमी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना है। चलिए बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, और ऐसे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या है प्रश्न? श्रमिक जनसंख्या अनुपात के बारे में कौन सा कथन सही है, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो सही है, तो देख लेते हैं कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात की बात आई है, तो यह अनुपात किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान देने वाली जनसंख्या के अनुपात को जानने में उपयोगी है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसी से संबंधित है, तो इसको ध्यान रख लेना है। दूसरा है कि यदि अनुपात अधिक है, तो इसका मतलब है कि लोगों की सहभागिता अधिक है। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी चीज़ में अनुपात अधिक होता है तो समझिए सहभागिता अधिक है, और यहाँ श्रमिक जनसंख्या की बात हो रही है। ठीक है। अगला है यदि किसी देश का अनुपात मध्यम या फिर निम्न है, तो इसका मतलब है कि उसकी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर क्या है? आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। तो ये भी सही दिया हुआ है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात से संबंधित स्टेटमेंट की अगर बात कर ले, तो हमसे सही ही पूछा जा रहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारे सही हैं। ठीक है। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, बस आपको ये ध्यान देना है कि श्रमिक जनसंख्या होता क्या है और इससे संबंधित हमसे पूछ क्या रहा है। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर से आ गया है कथन कारक वाला ही, आज ऐसे ही प्रश्न शामिल किए गए हैं। ठीक है। तो आप लोग को बोर नहीं फील होना चाहिए, पढ़ाई है तो हर रूप से तैयार रहिए। ए है आर्थिक बुनियादी ढांचे में ऊर्जा, परिवहन, संचार से जुड़े बुनियादी ढांचे को शामिल किया जाता है। बिल्कुल शामिल किया जाता है, तो सही दिया हुआ है। सामाजिक बुनियादी ढांचे में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास से संबंधित
बुनियादी ढांचे क्या हैं, शामिल है। तो ये भी क्या है, सही दिया हुआ है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आर्थिक बुनियादी ढांचे में क्या क्या शामिल है, तो ऊर्जा, परिवहन, संचार। उसी तरह सामाजिक बुनियादी ढांचे में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। और यहाँ क्या था, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप क्या करिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आज समझिए सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर ही करते हुए चलना है, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा है। पूंजीगत वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फिर से किसके बारे में पूछा जा रहा है, पूंजीगत वस्तु के बारे में। पहला है बेअंतिम वस्तुएं जिनका अंततः उपभोग किया जाना है। तो ये क्या है, क्या पूछा गया हमसे, सही पूछा गया है। ठीक है, तो सही में अगर बात करें तो ये गलत दिया जा रहा है, क्योंकि बेअंतिम वस्तुएं जिनका अंततः उपयोग किया जाना है, तो ऐसी बात नहीं है। बी है कि वे उत्पादन प्रक्रिया को उत्पादन के निरंतर चक्रों तक चलने में क्या करते हैं, सक्षम बनाते रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। वही तीसरा था कि इनमें वे सारी सेवाएं शामिल है जिनका उपभोग अंतिम उपभोक्ता, यहाँ भी अंतिम ले आया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। यानी सही कौन सा हो गया, तो सही हो गया केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं, आज सारा समझिए आपको ऐसा ही प्रश्न है, तो लेकिन सारे इम्पोर्टेंट ही हैं। अगला प्रश्न क्या हमसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ए है सांभर झील, बी है पुष्कर घाटी, सी है साहनी मार्शेस, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का क्या है, उद्गम स्थल पुष्कर घाटी है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ध्यान रखिएगा कि क्या कौन नदी और कहाँ कहाँ बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें अगर लूनी नदी का, या फिर इसको साल्ट नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है, तो साल्ट नदी कहा जाता है। और संस्कृत में अगर बात करें लूनी नदी का, तो इसको लोनारी या फिर लवणबारी नदी भी कहा जाता है। तो हर नाम को आप ध्यान में रख सकते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, क्यों इसको ये नाम क्यों दिया गया है, चूँकि बालोतरा के नीचे, किसके नीचे, बालोतरा के नीचे, बालोतरा के नीचे क्या है, इसका जो पानी है वो खारा है। क्या है, इसका पानी खारा है, इसलिए इसको लवणबारी नदी भी कहा जाता है, या फिर लोनारी नदी भी कहा जाता है। सब ल से ही है, तो लूनी, लोनारी, लवणबारी तीनों एक ही नदी का नाम है। ठीक है, वहीं आपको अच्छे से ये बात भी पता होगा किस तरह से लिख सकते हैं कि लूनी की जब बात आई है तो अजमेर के पास, किसके पास, तो अजमेर के पास क्या है, 772 मीटर की ऊंचाई। कितनी ऊंचाई, तो 772 मीटर की ऊंचाई पर अरावली पर्वतमाला, कौन पर्वतमाला, तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढलानों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो पश्चिमी ढलानों से निकलती है। और इस तरह के प्रश्न आपको स्टेटमेंट के रूप में ही मिलेंगे, और बिहार शिक्षक भर्ती वाले में ज़्यादातर आपको ये प्रश्न दिखेंगे, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और ये किस दिशा में बहती है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। कौन, तो लूनी नदी की बात हो रही थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। इसमें सारे विषय के प्रश्न मिक्सअप हैं। पारेषक की माप की इकाई है, यानी कि पारेषक जो है किसके माप की इकाई है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं, तारों का घनत्व का, या विशाल तारों का कक्षीय वेग का, या फिर खगोलीय दूरी का, या फिर आकाशीय पिंडों की चमक का। और ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जाम।
तो पारेसक की बात आई है तो ये खगोलीय दूरी की माप की इकाई हो जाएगी। वहीं पारेसक की अगर हम बात करें तो एक पारेसक का मान पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक पारेसक बराबर पूछ लेगा कि कितना प्रकाश वर्ष होता है। तो ध्यान रखिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष इसका मान होता है। ठीक है, या फिर ऑप्शन में आपसे इस तरह भी रह सकता है कि एक पारेसक का मान अगर प्रकाश वर्ष के रूप में ना रहे तो इस तरह भी रहेगा कि 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर। ये दोनों एक पारेसक का क्या होता है, मान होता है। तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसी तरह से एक पारेसक के साथ प्रकाश वर्ष भी काफ़ी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, तो प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या है, ये दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और पारेसक जो है खगोलीय दूरी की माप की इकाई है। वहीं प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो एक प्रकाश वर्ष का भी मान पूछ लिया जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और ये बीपीएससी के एग्ज़ामों में काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये आपसे टीचर के एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। चलिए सीधे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। और अगले प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग से कहना चाहेंगे कि सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देंगे। और सभी विषय का आपको क्लास बिल्कुल विस्तार में कराया जा रहा है, वो भी एनसीईआरटी पर आधारित। और हर सप्ताह आपको एक महा मैराथन क्लास भी दिया जा रहा है, वो भी फुल डिटेल्स के साथ सॉल्यूशन कराया जा रहा है। और मैराथन की बात आई है तो साइंस का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ये सब का 3 घंटे लगातार आपको महा मैराथन कराया गया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हर तरह से जीके जीएस का आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। सारे विषय के लिए, टॉपिक वाइज के लिए, खास करके जो बिहार शिक्षक भर्ती वाले हैं वो तो इस वीडियो को ज़रूर ही देखें जितने भी कराए जा रहे हैं। और इसी तरह बढ़ जाएंगे सीधे अगले प्रश्न पे। श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है तुंगभद्रा नदी, बी है पेन्ना नदी, सी है कृष्णा नदी, डी है गोदावरी नदी। तो श्रीशैलम जो बनाया गया है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। तो पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है ये जल विद्युत परियोजना। और इसका निर्माण जो है कृष्णा नदी पर किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। उसी तरह अगर आपसे पूछ रहे कि भाखड़ा नागल परियोजना, जो कि एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, तो भाखड़ा नागल परियोजना की अगर हम बात करें तो पहली बात ये है कहाँ, तो पंजाब में है। किस नदी पे पूछ देगा, तो सतलज नदी पे। किस नदी पे, तो सतलज नदी पे। और किस परियोजना के बारे में पूछ लिया जाता है, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना की अगर बात करें तो यह झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और क्या कहता है पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर ही बनती है। किस नदी पर बनती है, तो दामोदर नदी में बनती है। और ये आपको पता होगा दामोदर घाटी परियोजना के बारे में कि भारत की पहली बहुउद्देशीय काफ़ी बार पूछा भी गया है नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना है कौन, दामोदर घाटी परियोजना। उसी तरह से एक और ध्यान रख सकते हैं जो पूछ सकता है आपसे, भीमा परियोजना। कौन सा परियोजना, तो भीमा परियोजना है कहाँ, तो महाराष्ट्र में। और किस नदी पे है, तो पावना नदी पर, पवना नदी पर। ठीक है, आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमसे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है।
लोकतंत्र अन्य प्रकारों की सरकारों से क्या है, बेहतर है, क्योंकि यह निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करता है, हमसे सही उत्तर चुनना है। और पहला में क्या है कि नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल देता है, लोकतंत्र की बात है। और बिहार शिक्षक भर्ती में इससे भर भर के प्रश्न पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, तो बिल्कुल बढ़ाता है। गलती सुधारने की गुंजाइश देता है, ये भी सही दिया हुआ है। निर्णय लेने की गुणवत्ता को सिद्ध करता है, या फिर बहुमत द्वारा शासन। तो ये सब सारे स्टेटमेंट जो है क्या है, सुनिश्चित करते हैं कि सही है, यानी कि 1 2 3 4 5 सारे क्या है, सही है। तो इसमें तो आपको कुछ बताना है ही नहीं, ऑलरेडी स्टेटमेंट के रूप में इतनी सारी बातें दी हुई हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। संविधान सभा की स्थापना किसके तहत की गई थी? ये तो ऐसा प्रश्न है कि हर एग्जाम में पूछा गया, तो कौन सा हो जाएगा? ये किस मिशन के तहत किया गया था इसको, यही तो हमसे पूछ रहा है। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो कि 1946 में। ठीक है, वहीं आपसे पूछ सकता है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और क्या हो जाएगा, 18 दिन। तो इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। वहीं आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या कहता है, इसमें इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि इस मिशन में, किस मिशन में? तो कैबिनेट मिशन के तहत आपको पता होगा कि भारत के राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है कि कौन कौन था। और बात करें तो ये क्या था उस टाइम? भारत का राज्य सचिव। इसके साथ और कौन कौन था उसका नाम भी पूछा जाता है। तो व्यापार मंडल का अध्यक्ष था। व्यापार मंडल का अध्यक्ष की अगर बात करें तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और एक कौन था? तो प्रथम एबी एलेक्जेंडर। तो ये नाम भी आपको क्या कर लेना है, ध्यान रखना है कि ये शामिल था, एलेक्जेंडर शामिल थे। ठीक है, तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है हर तरह से। ठीक है, और रही बात और क्या इसमें जान सकते हैं, तो संविधान सभा का निर्माण भी तो 1946 के तहत ही हो गया था। और ये जान ही गए कि मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे, कौन कौन थे ये आपको पता चल ही गया। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। भारत में लोकसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही है? देख लीजिए, आज सारे प्रश्न ही वैसे ही हैं। पहला है, चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये तो सेंटेंस सही है, कई बार आपको हम पढ़ा भी चुके हैं। दूसरा है, 59वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। क्यों गलत दिया हुआ है? चूँकि ये 59वें की जगह क्या होना चाहिए था, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1918 के द्वारा क्या हुआ था, 21 से 18 वर्ष घटाकर कर दिया गया था किसकी? तो मतदान की आयु। तो इसीलिए दूसरा सेंटेंस क्या हो गया, गलत। लेकिन हमसे सही पूछा जा रहा था, यानी कि केवल एक ही हो जाएगा जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। और पॉलिटी के मैराथन में आप लोग को अच्छे से हम डिटेल में बता भी चुके हैं। चलिए सीधे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे। नवपाषाण एवं ताम्रपाषाण कालीन स्थल सेनुआर बिहार के किस जिले में स्थित है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, नवादा या फिर रोहतास।
और ये प्रश्न क्या है, कई बार पूछा भी गया है। तो आप इसमें इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपसे पूछता, हालांकि जब बात आई है नवपाषाण किसका, संस्कृति का, तो इसमें ये आप पहले ध्यान रखिएगा कि 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व के बीच इसको माना जाता है। ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि जो सेनुआर बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये रोहतास जिला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वहीं और इसमें अगर जानकारी की हम बात करें तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बिहार के नवपाषाण, बिहार के नवपाषाण और ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन कौन सा है, मतलब कहाँ है, तो ये याद रखिएगा सारण जिले के चिरांद में है। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, सारण जिले के चिरांद में है। ठीक है, यहाँ हमसे सेनुआर पूछ लिया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, रोहतास हो गया। ठीक है, और चिरांद जो है भारत में नवपाषाण काल का अगर बात करें तो भारत में नवपाषाण काल का क्या है, पहला ज्ञात स्थल है। तो ये बात भी आप इसमें ध्यान रख लेंगे। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या आ गया है, हमसे पूछा जा रहा है कि बिंदुसार के शासन काल के दौरान अशोक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उपराजा यानी कि क्या था, राज्यपाल था, ये पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं, अवंती, तक्षशिला, सुवर्णगिरी या फिर कलिंग। तो बात आ रही है अशोक की, तो उस टाइम ये कहाँ का था, तो ये था तक्षशिला का राजपाल, यानी जिसको उपराजा भी बोला जाता था। वहीं आपको ये पता ही है कि अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र कहिए, या फिर बिंदुसार का क्या उत्तराधिकारी कौन हुआ था, तो अशोक ही हुआ था। और उस टाइम तक्षशिला का क्या था, राजपाल था। ठीक है, और ये 268 ईसा पूर्व कब, तो 268 ईसा पूर्व आसपास में क्या हुआ था, सिंहासन पर बैठा था। तो ये भी पूछ सकता है कि कब बैठा था, तो 268 ईसा पूर्व लगभग इसी के आसपास ये क्या हुआ था, सिंहासन पर बैठा हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हालांकि अशोक से संबंधित तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि उत्तराधिकारी तो जान ही गए, और क्या पूछ सकता है, अशोक की बात करी तो सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था, तो अशोक ने ही बनवाया था। ये एक पॉइंट इसमें ऐड और करेंगे। वहीं बात करें आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अशोक का जो अभिलेख था, ब्राह्मी अभिलेख, उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, काफ़ी बार पूछा गया है। तो सर्वप्रथम पढ़ा था किसने, तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने, तो जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये भी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। वहीं आपसे अशोक का और क्या नाम जानते हैं आप लोग, देवनाम प्रिय या फिर क्या कहा जाता है, प्रियदर्शी। ये सब क्या है, इसी का तो नाम था। और अशोक को किस अभिलेख से पहचाना गया था, क्या करा गया था, पहचाना गया था, ये भी काफ़ी बार पूछा गया। तो मास्की अभिलेख से। किससे, मास्की अभिलेख से। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा फहराने के लिए शारदा देवी को 14 साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी। शारदा देवी ने बिहार के किस क्षेत्र में इस आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की बात है। तो ये शारदा देवी
को क्या हो गया था, 14 साल की जेल की सज़ा। और ये बिहार के किस क्षेत्र में किए थे, तो छपरा से। तो ये बात इसको ध्यान रखिएगा। शारदा देवी के साथ एक और नाम आता है सरस्वती देवी, यानी शारदा का ही पर्यायवाची क्या होता है, सरस्वती। तो दोनों देवी इसमें क्या हुआ था, दोनों को जेल की सज़ा सुना दिया गया था छपरा से जिन्होंने। और एक की शारदा देवी की उम्र 14 वर्ष थी और सरस्वती देवी की उम्र क्या थी, 11 वर्ष थी। तो ऐसे प्रश्न बहुत कम ही लोगों को ध्यान रहता है, लेकिन अगर पूछ लेगा तो फिर आपको याद होना चाहिए। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात आई है तो 8 अगस्त 1942 को, ये तो आपको पता ही है, भारत छोड़ो आंदोलन का क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था, ठीक है। और 1942 की अगर बात करें तो 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो बॉम्बे अधिवेशन की अगर हम बात कर ले तो इसी में किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था, भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। तो इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन को भी किस नाम से जाना जाता है, तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इसी में नारा क्या दिया गया था, करो या मरो, करो या मरो। किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये आपको पता भी होगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। गर्म करने पर कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट के क्रिस्टल बनते हैं। तो ऑप्शन ए है नीले रंग का नमक, बी है सफ़ेद रंग का नमक, सी है हरे रंग का नमक, डी है भूरे रंग का नमक। बताइए, आप लोग तो अभी तक सफ़ेद रंग का ही नमक सिर्फ जानते थे, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी, सफ़ेद रंग का ही नमक। चूँकि जब गर्म करेंगे किसको, कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट का जो इसका क्रिस्टल होता है वो सफ़ेद रंग के नमक का बनता है, ठीक है। वहीं अगर इसका क्या दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र पूछ सकता है, रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CuSO4 जो कि कॉपर सल्फेट हो गया, बचा पेंट्राहाइड्रेट, तो 5 से सूत्रित करेंगे पेंट्रा को, और हाइड्रेट तो 5H2O, ये इसका हो जाएगा रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इस तरह से भी आप एक पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि गर्म करने पर नीला रंग का, कौन सा, तो नीला रंग का कॉपर सल्फेट क्या हो जाता है, क्रिस्टल सफ़ेद हो जाता है, क्रिस्टल सफ़ेद हो जाता है। चलिए बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे। टूथपेस्ट दांतों की सड़न को रोकता है, कैसे रोकता है, अतिरिक्त अम्लता को निष्क्रिय करके, पायसीकरण के साधन, फ्लोराइड की क्रिया, या फिर दांतों की सतह पर कैल्शियम की परत बनाना। तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, यानी कि अतिरिक्त अम्लता को क्या करता है, निष्क्रिय करके सड़न को रोक लेता है। तो इसमें तो आपको कुछ बताने लायक है नहीं, तो ये आप बस ध्यान में रख लीजिएगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न पर। मधुमक्खी के डंक से एक एसिड निकलता है जो दर्द और जलन पैदा करता है, कौन सा एसिड निकलता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मधुमक्खी का डंक की बात आई है तो उसमें मेथेनोइक एसिड निकलता है जो दर्द और जलन पैदा करता है। हालांकि और इसमें आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि मेथेनोइक एसिड की जगह कभी आपको इस तरह से लिख लेना है कि शहद मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड मौजूद होता है, तो फॉर्मिक एसिड। कौन एसिड, तो फॉर्मिक एसिड मौजूद होता है, और ये चींटी में भी मौजूद होता है। चूँकि जो ये फॉर्मिक एसिड नाम है ना, वो चींटी के लिए ही, किसके लिए,
तो चींटी के लिए लैटिन शब्द से आया है, चींटी के लिए लैटिन शब्द से आया है जो कि फॉर्मिका है। तो ये आपको पहले ही हम बता दिए कि चींटी के लिए भी पूछेगा तो उसी को क्या फिर मेथोनेइक रहेगा या दोनों में से कोई, तो ध्यान रखिएगा। वहीं फॉर्मिक एसिड का रासायनिक सूत्र ध्यान रख सकते हैं, पूछ सकता है। रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, तो HCOOH, ठीक है, ये हो जाएगा इसका रासायनिक, ठीक है। तो ये है मेथोनोइक एसिड कहे या फिर क्या कहे, फॉर्मिक एसिड कहे, सूत्र आपको ध्यान में रख लेना है। हालांकि ये अन्य कीड़ों के डंक में भी क्या किया जाता है, पाया जाता है। और ये एक ऐसा एसिड है जो कार्बोजेलिक एसिड है। ये COOH जो है किसको, समूह को संकेत करता है, कार्बोजेलिक समूह को ही, कार्बोजिलिक समूह को, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। और फिर से कहना चाहेंगे कि सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देंगे। और सारे NCERT पर ही बेस्ट क्वेश्चन है। और हर सप्ताह आपको महामैराथन क्लास मिल भी रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। तो GK GS के लिए महत्वपूर्ण श्रेणी के लिए, चाहे आपको टॉपिक वाइज पढ़ना हो या फिर आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना हो या आपको मॉक लगाना हो, हर तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधा दी जा रही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सीधे आएंगे अगले प्रश्न पे। फरवरी 1924 में बिहार सरकार ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। या लीजिए करेंट अफेयर भी आ गया, वो भी बिहार से संबंधित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिडबी। किसके साथ, तो सिडबी के साथ। तो ये आप बस इसमें आंसर ध्यान रख लेंगे, चूँकि इसका क्वेश्चन आंसर ही आपसे पूछेगा। और आज सारा प्रश्न ही वैसे लाया जा रहा है। ऐसे और भी मेरा सेशन देखिएगा, और डिटेल के साथ हम आपको पढ़ाते हैं। पर आज का ऐसा क्वेश्चन ही है कि इसमें क्या और डिटेल दिया जाए, क्वेश्चन आंसर ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ लग रहा है वहाँ बता ही रहे हैं। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अब तक की जब बात हो रही है तो ये हो चुका है 8 बार। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। पहली बार जनवरी 1968 में लगाया गया था। कब, तो पहली बार, जो कि कितने महीने तक चला था, तो 1 महीने तक चला था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। फिर क्या कहता है, जुलाई 1969 में लगा, जुलाई 1969 में लगा एक बार फिर राष्ट्रपति शासन, जो कि 1970 तक चला, 1970 तक चला। इसके बाद अगर बात करेंगे तो 1972, 1977, 1980 और क्या कहता है 1995 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो ये सब आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर 1999 में लगाया गया राष्ट्रपति शासन, जिसके 1 महीने बाद राजद से कौन मुख्यमंत्री बनी थी, राबड़ी देवी। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब पूछेगा कि बिहार में आखिरी बार कब लगा है राष्ट्रपति शासन। बिहार में आखिरी बार की अगर बात कर ले तो आखिरी बार लगा था 7 मार्च 2005 को। तो 8 बार कैसे कैसे हुआ है आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न पे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत है हमसे पूछा जा रहा है। ए है, शिवालिक पर्वत क्षेत्र को हिमालय का तीसरा मोड़ माना जाता है। तो कई बार आपको पढ़ा भी चुके हैं, ये सही स्टेटमेंट है और इसको आपको ध्यान भी रखना है। बी है, रामनगर दून हरहा घाटी के क्या है, उत्तर क्षेत्र में स्थित है। तो ये क्या है, गलत दिया हुआ है। कैसे गलत है बताएंगे, आगे सेंटेंस देख लेते हैं। सोमेश्वर श्रेणी नवीन परतदार चट्टानों में मुलायम बलुआ पत्थर पाया जाता है। सही बात है। घाटी की ऊंचाई गंगा के जलोढ़ मैदान से अधिक है। तो ये भी सही था, लेकिन हमसे यहाँ गलत पूछा जा रहा था, जो कि दिया हुआ है रामनगर दून जो है हरहा घाटी के उत्तर में स्थित है, जबकि ये क्या है, हरहा नदी घाटी के
क्या है, दक्षिण में स्थित है। तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। दक्षिण में स्थित है, यहाँ उत्तर दिया हुआ था। ठीक है, वहीं बात करें रामनगर दून की। रामनगर दून, तो आपको पता है कि छोटी छोटी पहाड़ियों का क्या है, एक श्रृंखला है। छोटी छोटी पहाड़ियों का क्या है, पहाड़ियों का एक श्रृंखला है, जो कि कितना किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 214 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये डाटा भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वहीं अगर इसकी ऊंचाई की बात कर ले, रामनगर दून की अधिकतम ऊंचाई की अगर हम बात कर लें, तो अधिकतम ऊंचाई जो है 240 मीटर है। ठीक है, और ये दक्षिण में स्थित है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।